पानी को कभी रोका जा सकता है क्या? क्या आपने कभी सुना है कि पानी को रोक लिया गया है? अगर हम बाँध बना के पानी को रोकते हैं तो वो पानी भाप बन के उड़ने लगता है और अगर हम बाँध नहीं बनाते हैं तो वो आगे बढ़ता रहता है निरंतर और समुद्र में जाकर मिल जाता है। उसी समुद्र में जब धूप पड़ती है तो वही पानी वापस भाप बनकर उन्हीं क्षेत्रों में पहुँचता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। तो पानी को रोका नहीं जा सकता है बल्कि एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम नदियों को लेकर बात करने वाले हैं और ये निरंतर हमारी क्लासें सीक्वेंस के रूप में चलती जा रही है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो नदियों की विशेषताएँ होती हैं, वो क्या होती है और किस प्रकार ये नदी तंत्र काम करता है। तो समझना, हम किसी क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, ना किसी स्थान की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो उद्गम होता है ना पानी का और फिर वो नदियों के रूप में आगे बहने लगता है। अब देखना पानी का उद्गम कैसे, तो डायरेक्ट कोई नदी नहीं बन जाती है, छोटी-छोटी जलधाराएँ बनती है। आपके घरों के अंदर की जो नालियाँ वो बाहर दूसरी नालियों से मिलती है, वही पानी नालों के माध्यम से नदी में पहुँचता है, जो एक सहायक नदी की भी सहायक नदी होती है। छोटी-छोटी नदियाँ होती है और वो नदियाँ, अगर आप किसी मैदानी भाग में रह रहे हो, जो राजस्थान का जो मैदानी क्षेत्र हो गया, अगर वहाँ पे रह रहे हो तो आपने देखा होगा कि कोई मुख्य नदी या बड़ी नदी का उद्गम आपके मैदानी भागों से नहीं होता है, बल्कि छोटी-छोटी नदी नालों के रूप में वो नदियाँ निकलती है और वही नदी फिर कोई बाहर से बड़ी नदी बह के आ रही है, उस नदी में मिल जाती है। अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। नदी उद्गम का भूगोल क्या कहता है? तो देखो, पानी 4 प्रकार से हम यूज़ में ले सकते हैं। पहला तो उसको वाष्पीकरण किया जा सकता है ताकि भाप बनकर वो आसमान की ओर उड़े। दूसरा, उसको बहाया जा सकता है, जैसे कि नदियों के रूप में हम देखते हैं कि वो बहता रहता है। तीसरा, उसको भूमिगत किया जा सकता है और चौथा, वो एक ग्लेशियर के रूप में कार्य करता है। जब बर्फ जमने लगती है, जब ज़्यादा ठंड होती है और जब गर्मियों का मौसम आता है तो वही बर्फ पिघलने लगती है, जैसे कि हिमालय की स्थिति हमको मिलती है, जहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जो किसके ग्लेशियरों के पिघलने के बाद वो बहने लगती है और उन नदियों को फिर हम क्या कहते हैं, बारहमासी नदियाँ होती है। जब बारिश हो रही थी तब भी वो नदियाँ बह रही थी और वो ग्लेशियर जब पिघलने लगते हैं तब भी वो नदियाँ बहती रहती है। तो इससे क्या होता है कि वो 2 मौसमों में बहती रहती है, इसके कारण वो बारहमासी नदियाँ बन जाती है। ठीक है? तो इनको लेकर हमको चर्चा करनी है। देखते हैं पहली स्थिति, अ, राजस्थान की नदियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, राजस्थान की नदियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान होगा वो राजस्थान के हिस्सों पर ही होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से पानी का यूज़ होता है और किस प्रकार से एक नदी तंत्र बनता है। तो शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले हमारे सामने ऐसी स्थिति बनती है, ये है कि वी आकार की घाटियाँ बनती है, ठीक है? इस प्रकार की। और ये घाटियाँ कैसे बनती है? इनको हम कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान में कौन-सा है? तो अरावली पर्वतमाला, जो काफ़ी ऊँचाई रखती है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है हमारे सामने, वो है पठार। और पठार आपको पता है कि वो इस तरह होते हैं, ऊपर से बिल्कुल समतल होते हैं वो पठार, ठीक है? समतल होते हैं जहाँ पे लोग भी रह सकते हैं, खेती भी की जा सकती है। और तीसरी स्थिति हमारे सामने बनती है, वो बस सपाट मैदानी भाग होते हैं। बिल्कुल, मैदानी भाग होते हैं वो, ठीक है? ऐसे मैदानी भाग होते हैं जहाँ पे नदी तंत्र भी बिछा हुआ होता है, जहाँ पे खेती भी होती है, जहाँ पे काफ़ी जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करती है। अब इनको लेकर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंदर हमको सिर्फ़ 3 ही तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। पहला पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा, दूसरा मैदानी भाग मिलेगा और तीसरा पठार मिलेंगे हमको। मरुस्थल भी एक मैदानी भाग ही है और मैदानी प्रदेश जो कहते हैं वो भी मैदानी भाग ही है, ठीक है? दोनों एक ही आता है, लेकिन मरुस्थल क्या ज़्यादा रेतीला हो गया, इसके कारण उसको मरुस्थल कह दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति वनस्पति का अभाव है, बारिश कम होती है, पानी की व्यवस्था भी वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए उसको मरुस्थल कह दिया जाता है। अगर वहाँ पे हरा-भरा स्थान होता या हरी-भरी जगह होती तो हम उनको मैदानी भाग ही कहते हैं, ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से कोई अगर नदी निकलती है, ठीक है? यहाँ से कोई नदी निकलती है और इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ भी इसमें आके मिलती रहेगी। जब यहाँ से कोई नदी निकलेगी ना, तो काफ़ी ऊपर उठा हुआ भाग है ये, ठीक है? 900 मीटर एवरेज अरावली की क्या ऊँचाई मानी जाती है, 300 से 900 मीटर। और सबसे ज़्यादा बड़ी चोटी आपको पता है 1722 मीटर हमको गुरु शिखर मिलती है और माउंट आबू जैसे स्थान है, काफ़ी ऊँचे स्थान है। तो राजसमंद से एक बनास नदी निकलती है, हम उसका उदाहरण लेते हैं। तो राजसमंद में जो बनास नदी निकलती है, वो काफ़ी ऊँचाई से निकलती है, खन्नौर की पहाड़ियों से निकलती है। वो नदी आगे चलकर मैदानी भाग से होते हुए चंबल में मिल जाती है और चंबल के बाद वो नदी यमुना में मिलते हुए या गंगा में मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। स्थितियाँ जो बनती है इस इन पहाड़ों से निकलने वाली नदी है बनास नदी की, जो हम बात कर रहे हैं। देखना, पहला पॉइंट ये नदी देगी वो होगा कि ये तेज गति से बहेगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए तेज गति होगी इसकी। दूसरा पॉइंट होगा कि जो पानी लेके आएगी ये स्वच्छ जल होगा। स्वच्छ जल होगा, ठीक है? क्योंकि गंदगी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ऊपर से आ रहा है पानी, तो गंद यहाँ पे निक्षेपण नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपर्दन हो रहा है, अपर्दन होगा, ध्यान रखना, अपर्दन। अब समझ आएँगे स्वच्छ जल कैसे आएगा, जो अपर्दन होगा, निक्षेपण नहीं होगा। अब निक्षेपण और अपर्दन में क्या
मतलब क्या अर्थ होता है उनका देखना। अपर्दन मतलब कि कटाव करना, निक्षेपण यानी जमाव करना। अब अपर्दन जब होगा ना तो ज़्यादा तेज गति से आएगी तो वो नदी क्या करेगी, काटते हुए आएगी रास्तों को, और जब वो काटते हुए आएगी तो वो वी आकार का शेप बनाएगी। ये देखो, वी आकार का शेप बनाएगी। तो जो पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियां होती है वो किस आकार का शेप बनाती है, तो वी आकार का शेप बनाती है। ठीक है। दूसरी चीज, तेज गति से बहने के कारण गंदगी उनमें नहीं रहेगी और निक्षेपण जमाव नहीं करेगी, वो जो भी चीजें होंगी वो भाग कर लेके आ जाएगी। ठीक है। तो उसके कारण स्वच्छ जल भी मिल जाएगा हमको, और अपर्दन होगा, कटाव होगा, निक्षेपण नहीं होगा। ठीक है। तीन चीजों के बाद चौथी चीज वहां पे मिलती है कि वाटरफॉल बनेंगे। वाटरफॉल्स का निर्माण करेगी, तेज गति से कटाव करते हुए निकलेगी, तो घाटियां बना देगी, गहरी घाटियां, और उनसे बिजली का उत्पादन की जा सकती है बाद में। ठीक है। ये स्थिति हमारे सामने बनती है। उसके बाद जो पठारी क्षेत्र होता है जहां पर हम खेती भी कर सकते हैं, यहाँ से नदियां निकलती है। ठीक है। तो गति कम होगी इनकी। उसके बाद ये नदियां क्या करेगी कि ये अपर्दन भी करेगी, अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा। गति कम है तो वो जमाव भी करेगी। ठीक है। गंदी चीजों का जो होगा, तो यहाँ पे जो हमको स्वच्छ पानी मिल रहा है ना, तो पठारों से निकलने वाली नदियों के अंदर वो स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखना, यहाँ पे ये वाटरफॉल्स का निर्माण करेगी ये नदियां भी, जैसे कि चंबल नदी हो गई, वाटरफॉल्स का निर्माण करेगी जैसे कि चंबल नदियां हो गई। उसके बाद तीसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये नदियां निक्षेपण भी करेगी, वाटरफॉल्स का भी निर्माण करेगी। उसके बाद ये नदियाँ सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी ऊँचाई उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो आसानी से नहरों के माध्यम से पानी और जगह पे पहुँचा दिया जाता है, जो कि यहाँ पे करना मुमकिन नहीं होता है। वो मैदानी भागों में हो सकता है या इन पठारी क्षेत्रों में हो सकता है, जहाँ पे नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है? उसके बाद आगे बात, फिर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की। तो मैदानी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलेगी ना, वो देखना ध्यान से। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, ऊँचाई बिल्कुल कम होगी यहाँ पे। ठीक है। ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पे निक्षेपण ज्यादा होगा, कटाव नहीं होगा। यहाँ पे निक्षेपण ज्यादा होगा। ठीक है। ज्यादा निक्षेपण ज्यादा होगा, कटाव नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे निक्षेपण ज्यादा होने के बाद क्या होगा, जमाव ज्यादा हो रहा है ना, जमाव तो गंदा पानी ज्यादा होगा यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि जो समतल मैदानों पे जो नदियां बहती है वो काफी गंदी नजर आती है हमको। उसका कारण क्या होता है कि गंदगी ज्यादा मिलती है उनमें, क्योंकि जो भी जमाव ऊपर से नदियों के द्वारा लाया जा रहा था, वो जमाव मैदानों में बिछ जाता है, और उसके कारण नदियां काफी गंदी हो जाती है। और दूसरी चीज की, हमारे द्वारा कचरा भी उसमें डाला जा रहा है, फैक्ट्रियों का पदार्थ भी उसमें डाला जा रहा है। तो इतनी सारी जो हमारे द्वारा ही जो मेहनत की जा रही है ना नदियों को गंदा करने में, तो उसके कारण भी नदी हमको काफी गंदी मिलेगी। लेकिन वो चीजें यहाँ पे हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि चाहे गंदगी भी हम डाल देंगे यहाँ पे, तो वो नदियाँ बहा के ले जाएगी। ठीक है। लेकिन जमाव कहाँ पे करेगी, वो मैदानी भागों में करेगी। तो यही कारण है कि हम मैदानी भागों में पानी, जो पीने के पानी का यूज करते हैं ना, या तो उसको फिल्टर किया जाता है, या फिर हम भूमिगत जल का यूज करते हैं, कि भूमि से हमको निकाला जाता है, ताकि वो पानी हमको बिल्कुल स्वच्छ मिलेगा। ठीक है। ये क्योंकि भूमि के अंदर जो पानी रिसता है ना, वो सिर्फ पानी रिसता है, गंदगी अंदर नहीं जाती है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पठार हो गया, और मैदानी भाग हो गया। अब देखना यहाँ पे, यहाँ से नदियां निकलती है, एक तो लूणी नदी हमको देखने को मिलती है, एक साबरमती नदी, साबरमती नदी, ये दो नदी हमको काफी अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं यहाँ पे, इन दोनों नदियों के। ठीक है। दोनों नदियों के काफी अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं, लूणी नदी, साबरमती नदी, और एक नदी और है यहाँ पे, वो नदी है बनास नदी। बनास नदी, ये तीनों नदियां ऐसी है जो पहाड़ से निकलती है, मतलब अरावली पर्वतमाला से निकलती है। पठारों से देखो, मालवा का पठार नाम सुना होगा, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार पे ही होते हुए चंबल नदी निकलती है। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी से तो निकलती है, लेकिन मालवा के पठार पे होते हुए वो आती है। और दूसरी चीज, इन पठार, ये जो चंबल की सहायक नदियां है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी पठार से निकलती है। तो वो नदियां ठीक ठाक स्थिति में बहती है, और काफी ज्यादा सिंचाई का काम भी वो नदियां करती है। ठीक है। हमको नदियां देखने को मिल जाती है, चंबल नदी और उसके उदाहरण वाली। उसके बाद ये पठार जो होते हैं ना, काफी कठोर होते हैं, काफी कठोर कठोर चट्टानों से बना होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि घाट बन जाते हैं, या भीड़ों का निर्माण होने लगता है यहाँ पे। तो ये तीन स्थितियां हमको मिलती है, पहली मैदानी, पठारी क्षेत्र, और अ, पहाड़ी क्षेत्र। राजस्थान के अंदर इन तीन स्थितियों को ही देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो इनको लेकर चर्चा करने, नदियों की एक विशेषता और थी जो हमने आपको बताई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और देखेंगे कि जो नदियां होती है, वो सहायक नदियां क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, और जो कुछ डेफिनेशन और बच रही है उनको हम देख लेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और आपके जो भी सवाल हो, सवाल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।